आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। रात्रि के 11 बज रहे हैं जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, और आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो तो तैयार करके भेजूँ ही। वैसे कॉलेज खुल गए हैं और आप लोगों का आना हो सकता है कॉलेज में, तो आना ही चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद ये वीडियो बनने बंद हो जाएंगे, तो फिर आपने आना ही होगा। इसलिए क्यों ना अभी से आना शुरू करें कॉलेज में, जो इस वीडियो की आवश्यकता न रहे आपको। हम समास प्रकरण पढ़ रहे थे, यदि आपको याद हो, और उसमें भी हमने अव्ययी भाव समास प्रारंभ किया है, जिसमें हमने नदीभिश्च सूत्र से जो बनने वाले नदीभिश्च सूत्र से बनने वाले जो शब्द थे पंचगंगम और द्वियमुनम, उसको हमने पूरा पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे चलते हैं, तो इससे आगे एक शब्द आता है उपशरदम, शरद के समीप, यानी कि जो शरद ऋतु के समीप जा रहा है। शरद ऋतु के समीप जा रहा है से मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कोई फूल है जो जब शरद ऋतु आने वाली होती है तब खिलता है, तो उसको कहेंगे उपशरदम पुष्पम, जो शरद के समीप है ऐसा फूल। तो इसका हमने विग्रह करना है और हमें समझना है कि ये कैसे बना। कैसे बना में भी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपसे अपेक्षित यह है कि आप उस समस्त पद का, यानी जिसका समास हुआ है, उसका आप लौकिक विग्रह बता दें और अलौकिक विग्रह बता दें, और उसके बाद किस सूत्र से उसमें समास हुआ है। यदि आप इतना बता देते हैं तो पर्याप्त है। तथापि कुछ अपनी तरफ से बताने का प्रयास करना चाहिए कि ये बातें इसमें और हुई हैं। तो मान लीजिए कि जैसे उपशरदम है, तो उपशरदम का अर्थ हुआ शरदः समीपम, शरद के समीप। तो शरदः के लिए तो शब्द आ गया शरद, शरद और गस। शरद द हलंत है, शरद हलंत द, और गस, शरद गस हो गया। शरद के समीप, गस षष्ठी का एक वचन है, शरद गस, और समीप के लिए आ गया योग, क्या समीप के लिए आ गया उप, उप। तो अब क्या बन गया, शरद गस प्लस उप, ये हुआ अलौकिक विग्रह। तो अव्ययी भाव समास में अव्ययम विभक्ति सूत्र से, इसमें विभक्ति है गस, इस कारण से अव्ययम विभक्ति सूत्र से इसका समास होता है। किसका? शरद गस जमा उप का। और शरद गस जमा उप का जब समास होता है तो शरद गस उप समास होता है तो उसकी जो विभक्ति है किसकी? शरद गस की। तो गस विभक्ति क्या है? षष्ठी का एक वचन यानी गस है, तो उसका लोप हो जाता है, विभक्ति का लोप हो जाता है, और जो उप है उसका वो पहले आ जाता है। तो अब क्या बना? उपशरद, उप शर और हलंत द। अब ये उपशरद तो हो गया, तो क्या यही रूप बनेगा? तो कहते हैं नहीं, इसमें एक सूत्र आता है शरद प्रभृतिभ्य, वह इसमें टच का योग करता है। टच एक प्रत्यय है, ट और हलंत च। तो टच में 3 अक्षर हुए, ट हलंत अ और च, ट हलंत अ और च। तो ट की चूटू सूत्र से संज्ञा हो जाती है। एक सूत्र है चूटू, वो च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण। ये अगर प्रत्यय के प्रारंभ में होते हैं, चूटू में चूटू में चूटू से जो टच में ट प्रारंभ में है, तो चूटू सूत्र से उसकी इत संज्ञा होकर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है।
और इधर च जो है उसका हलंत्यम सूत्र से लोप हो जाता है, तो क्या बचता है अ। तो इतना न कह के हम कहेंगे टच समासांत टच प्रत्यय समास जो उपशरद हुआ है उसके अंत में टच प्रत्यय आता है, टच प्रत्यय में अ बचता है, तो उपशरद उपशरद हलंत है, हलंत प्लस अ, तो द और अ मिलके हो गया पूरा द, क्या बन गया उपशरद पूरा। जब आप ये देखेंगे, जब मैं पीडीएफ भेजूंगा आपको, उसको देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उपशरद हो गया। अब इसको ये समास हो गया पूरा उपशरद। अब इसको पद बनाने के लिए सू लाएंगे तो उपशरद सू हो गया। और चूंकि अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास नपुंसक होते हैं। तो सू का नाव्ययी भावाद तो पंचम्या सूत्र से सू का अम हो जाएगा, और अम होकर क्या हो जाएगा? अम होकर उसका उपशरद अम, और फिर दूसरे दूसरे कार्य होकर उपशरदम, उपशरदम रूप की सिद्धि होगी। ये उपशरदम इसी तरह से हमने सिद्ध किया इसको। इसके बाद आता है उपशरदम के बाद आता है प्रतिविपाशम। प्रतिविपाशम, विपाश नदी है जिसको आजकल व्यास कहते हैं, पंजाब में है, और विपाश के सम्मुख, तो कोई विपास व्यास नदी के सम्मुख खड़ा होकर कुछ मांगे तो उसको कहेंगे प्रतिविपाशम। तो इसका लौकिक विग्रह क्या हुआ? विपाशः विपाशम प्रति, विपाश के सम्मुख। तो ये तो हो गया लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में क्या होगा? विपाश हलंत श, शंकर वाला श, तालव्य श, और वह भी हलंत है, तो विपाश अम प्लस प्रति। यहाँ पर प्रति का प्रति ही वो है अव्यय लिया गया है। तो क्या बना? विपाश अम प्लस प्रति। अब इसका अव्ययम विभक्ति सूत्र से समास होगा, और अम का क्या होगा? विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो विपाश और प्रति पहले आ जाएगा, तो प्रति विपाश हो गया। जैसे वहाँ उपशरद हुआ था वैसे ही यहाँ प्रतिविपाश हो गया। क्या हुआ कि जब समास हुआ अव्ययम विभक्ति से किसका? विपाश गस विपाश अम और प्लस प्रति, तो अम जो है वह अम विभक्ति का है, अतः उसका लोप हो गया। कौन से सूत्र क्यों? क्योंकि समास हुआ था। समास में जब विभक्ति होती है तो उसका लोप हो जाता है, तो अम का लोप हो गया, तो विपाश अब प्रति हो गया। अब ये प्रति जो है वह पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रतिविपाश। अब प्रतिविपाश हो गया, तो अब ये प्रतिविपाश है, और प्रतिविपाश है, और क्या कहते हैं उसको? हाँ, प्रतिविपाश बना। अब चूंकि श हलंत श इसके अंत में है, तो इससे सू लाएंगे तो सू का अम नहीं बनेगा, अ के परे होने पर ही सू का अम होता है, तो उप प्रतिविपाशम रूप की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए वह जो सूत्र भी हमने पढ़ा था वो शरत प्रभृतिभ्य, तो शरत प्रभृतिभ्य सूत्र से समासांत टच, जैसे उसमें टच लगाया था, टच प्रत्यय होगा, तो टच में ट और च निकल जाएगा, अ बचेगा, तो प्रतिविपाश हलंत श प्लस अ यानी योग्य अ, तो क्या हो जाएगा? प्रतिविपाश हलंत श में अ आकर मिल जाएगा, तो श पूरा हो जाएगा, तो प्रतिविपाश यह रूप बना। और अब यह प्रतिविपाश हुआ समास, समासांत। अब इसको पद बनाने के लिए इससे सु प्रत्यय लाएंगे, तो सु प्रत्यय लाएंगे, सु का अम हो जाएगा, और सु का जब अम हो जाएगा तो प्रतिविपाशम यह रूप बनेगा निकार्य होकर। तो इस तरह से प्रतिविपाशम रूप की सिद्धि होगी। क्या अर्थ हुआ इसका? व्यास नदी के सम्मुख कोई व्यक्ति, मान लीजिए व्यास नदी के पास में खड़ा है, तो वह सम्मुख ही कहलाएगा प्रतिविपाशम।
तो विश्वामित्र ने व्यास नदी से रास्ता मांगा था, तो प्रतिविपाशम थे वो, ऐसा माना जाएगा। अब इसके बाद तीसरा है उपजरसम। उपजरसम कहते हैं बुढ़ापे के समीप, जराया समीपम। जराया समीपम मतलब बुढ़ापे के समीप। तो बुढ़ापे के समीप जब कहा तो जराया समीपम, तो जराया का क्या हो गया, लौकिक विग्रह जरागस, जरागस, और योग यानी प्लस क्या, वो समीपम के लिए पहले ही बताया है, उप आ गया। जराया समीपम का क्या अर्थ हुआ, जराया समीपम का अर्थ हुआ बुढ़ापे के निकट। जैसे हम लोग हैं, अब हम धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, तो बुढ़ापे के निकट, तो जराया समीपम, बुढ़ापे के निकट। तो जरा और गस है, तो समास जब होगा तो जरा कौन से सूत्र से होगा, अव्ययम विभक्ति सूत्र से, और गस का लोप हो जाएगा, विभक्ति का लोप हो जाता है, और जो उप है वह पहले आ जाएगा, तो उपजरा हो गया। लेकिन यह कहा है कि समास में जरा का जरस हो जाता है, जराया जरसम, तो उपजरा है तो जरा को जरस हो गया, तो उपजरस, ज र और सड़क वाला हलंत स, तो उपजरस हो गया। तो उपजरस होने से अब इसमें समासांत टच आएगा। जो भी समास जिसके अंत में व्यंजन है उससे समासांत टच प्रत्यय आता है। तो टच प्रत्यय आ गया, तो टच में फिर ट निकल गया, च निकल गया, अ बचा, तो उप जर हलंत स है, हलंत स का स हलंत स में अ मिल गया, तो क्या बन गया, उपजरस। हलंत स में अ मिल गया तो क्या बन गया, उपजरस। उपजरस हो गया। तो अब ये है समासांत। तो समासांत है तो इसको पद बनाने के लिए सू लाएंगे, और सू चूंकि उपजरस अव्ययी भाव है इसलिए नपुंसक है, तो इसमें सू लाने से सू का अम हो जाएगा। तो उपजरस प्लस अम बराबर उपजरसम, उपजरस प्लस अम बराबर उपजरसम। इस तरह से अम जो है सीधा सीधा नहीं जुड़ता है, वो तो अन्य कार्य होते हैं। अ का अम का उसमें उपजरस के स के अ में मिल जाता है, वो अलग प्रक्रिया है। आप तो यह समझे कि उपजरस प्लस अम जब होता है तो उसको कहते हैं उपजरसम, उपजरसम, ये हुआ उसका अर्थ। तो इस प्रकार से उपजरसम रूप की सिद्धि होती है। तो शरत प्रभृतिव्य जो सूत्र है उससे समास जब होता है तो समास में अंत में जो व्यंजन होता है, हल होता है, उसके कारण से टच प्रत्यय आता है। और शरद प्रभृतिव्य मतलब शरद जैसे शब्द हैं, तो शरद में द में हलंत है, उसी तरह से विपाश में श में हलंत है, उसी तरह से जरस में स में हलंत है। तो इस तरह से जो शरद की तरह से जो हलंत शब्द हैं उनमें टच हो जाता है समासांत में, तो तब जाके अ बनता। उपशरद, उपशरद हो गया, उस तरह से उपजरस हो गया। इस तरह से दिखाया कि उपजरसम रूप की सिद्धि होती है। तो आज हमने उपशरदम, प्रतिविपाशम और उपजरसम 3 शब्द पढ़े, और तीनों ही अव्ययी भाव के समास में आते हैं। तो अव्ययम विभक्ति से जो हमने सिद्धियाँ की थी उससे ये थोड़े अलग हैं, इसीलिए इसमें एक सूत्र और आ गया, शरत प्रभृतिभ्या। नहीं तो अव्ययम विभक्ति से ही सीधी सिद्धि होती जो अभी तक हम करते आए। तो इस तरह से 3 रूपों की हमने सिद्धि की। अभी इसमें 1-2 शब्दों की और सिद्धि होगी, और तत्पश्चात हम तत्पुरुष समास पर चलेंगे, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण समास है
और जिसको कि जिसमें कर्मधारय भी आता है, तो उसको अब हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।